हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुषार एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्लांट वाटर रिलेशन का। क्या है? पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रोड। पाथ ऑफ वाटर अक्रॉस द रूट। सिंपल। देखो अब कौन कौन से पार्ट, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? डिफ्यूजन, प्लाज्मोलिसिस वगैरह पूरा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब मेन टॉपिक आता है, हमें पता है ना डीबीडी क्या होता है? डिफ्यूजन, प्रेशर, डेफिसिट, ठीक है। अब सिंपल एक बात आती है कि किस वे से प्लांट्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो दो ही पाथवे हैं। कितने पाथवे? दो पाथवे। एक पाथवे है एपोप्लास्ट और एक है सिम्प्लास्ट। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, उसके बाद हम दोनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, ये हमारा रूट हेयर से लेकर जाइलम तक का स्ट्रक्चर है, पता है ना? वेस्कुलर बंडल किस किस को पता है, किस किस को नहीं पता है? सुना वेस्कुलर बंडल ये बता, रूट हेयर से वेस्कुलर बंडल तक। जैसे ह्यूमंस में, हम में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ब्लड वेसल्स का, वैसे ही प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वेस्कुलर बंडल्स का। क्या ना, कौन कौन से वेस्कुलर बंडल है? दो ही टाइप आते हैं। कौन सा? जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम कैरी फूड, जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम है, और वाटर को कैरी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जाइलम, ठीक है। ये दिख रहा है, ये हमारा वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर आता है। आजू बाजू सारे ये दिख रहा है, और ये हमारा फ्लोएम का स्ट्रक्चर है, क्लियर है। उसके आजू बाजू ये जो सेल है, ये कौन सी है? पेरिसाइकिल। ये एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस, बाहर वाली एपिडर्मिस, क्लियर है। ये हमारा रूट हेयर है, क्लियर हो। और ये मिडल वाली जितनी भी सेल्स आती है, एंडोडर्मिस और रूट हेयर से बीच का पार्ट हमारा क्या हो जाता है? कॉर्टेक्स, क्लियर हो रहा है। तो दो पाथवे, एक तो मेरे पास में ऐसा पाथवे होगा, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। दो सेल के बीच में अगर मैं बात करूं, कुछ ना कुछ तो इंटरस्टिशियल स्पेस होगी, पक्का। तो एक पाथ ऐसा हो जाएगा जो ये जो दिख रहा है इंटरस्टिशियल स्पेसेस, वहां से जाए। जैसे कि मैं यहाँ से अगर लूं, यहाँ तक गया, साइलम तक वाटर कहाँ से गया? इंटरस्टिशियल स्पेसेस, क्लियर हो रहा है। एक ऑप्शन होगा डायरेक्ट मैं क्या करूं, ये सेल है, सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल, डायरेक्टली जाइलम तक पहुंच जाऊं। एक सिंपल ऑप्शन होगा मेरे पास, यहाँ से ये मैं डायरेक्ट इस तरीके से, क्लियर हो रहा है। इसमें हमने इंटरस्टिशियल स्पेसेस देखी क्या? नहीं। तो इसमें भी हाँ, डायरेक्ट सेल टू सेल में भी दो टाइप है। एक तो वैक्यूल टू वैक्यूल पार्ट्स वाले से जाओ, या तो फिर मेम्ब्रेन वाले पार्ट से, ट्रांस मेम्ब्रेन से। कौन कौन सी? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के पार्ट से निकले, या फिर वैक्यूल को देखो, ये वैक्यूल है, समझो ये वैक्यूल, ठीक है। एक ऑप्शन हो कि डायरेक्टली ऐसे निकले, ठीक है। एक ऑप्शन हो सकता है ये दो सेल से, नहीं बाबा सिर्फ हमको मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जाना है, वैक्यूल में एंटर ही नहीं है, क्लियर हो रहा है। तो ये रीजन से जो पाथवे होगा तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट जो होता है वो हमेशा किससे, जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, जो कॉर्टेक्स की, जो हमारा पूरा पेरिसाइकल तक, जो भी इंटरस्टिशियल, कॉर्टेक्स टू पेरिसाइकल तक जितने भी इंटरस्टिशियल स्पेसेस है, वहां से अगर ट्रेवल कर रहा है तो वाटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोप्लास्ट पाथवे। पर अगर सेल टू सेल जा रहा है, सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू, उसके वैक्यूल के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्प्लास्ट। क्या बोलोगे? सिम्प्लास्ट, क्लियर है। और सिम्प्लास्ट में भी दो पार्ट टाइप कौन थे? वैक्यूलर और ट्रांस मेम्ब्रेन, क्लियर है। अब सबसे पहली चीज आते है, ये रूट हेयर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवल कैसे कर रहा है?
बात तो समझ गया, 2 टाइप के हो जाएंगे, बट अब ट्रैवल कैसे कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ही रूट हेयर ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, तरजीह हुई, ये तो हमें पता है किससे होता है, 3 ही प्रोसेस है, या तो इम्बिबिशन से होगी, डिफ्यूजन से होगी, या तो ऑस्मोसिस से होगी। तीन ही प्रोसेस है, उसी से रूट हेयर टर्जिड होगी। अगर टर्जिड हुई तो सिंपल एक बात है, इसके अंदर में टर्जर प्रेशर है, और अगर टर्जर प्रेशर, मुझे पता है कि टर्जर प्रेशर इंक्रीज होता है तो डीपीडी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। अगर इस सेल, समझो मैं ये सेल को बता रही हूँ, ये वाली, ये हमारी रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर सोलन हो गई, इसमें टर्जर प्रेशर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ, ठीक है, टर्जर हो गई। अब ये जो बाजू वाली सेल है, इसका टर्जर प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, डीपीडी रिडक्शन हो जाएगा। पर इसकी बाजू वाली जो ये जो नेक्स्ट सेल है, ये क्या हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण इसका जो डीपीडी है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, किसके कारण, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण इसका डीपीडी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही डीपीडी इंक्रीज होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से ये टर्जर सेल रूट हेयर से वाटर को सक करेगा, ठीक है। अब जैसे ही इसने इसको सक किया तो अब ये सोलन अप हो गई, क्लियर हो गया। अब वो सोलन अप हो गई और ये सीधी सी क्या हो गई, फ्लैसिड हो गई, रूट हेयर फ्लैसिड हो गई। तो ये फिर से रूट हेयर वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है सॉइल से, और ये इसमें ट्रैवल, फिर इसमें ट्रैवल, फिर इसमें ट्रैवल, ऐसे करते करते तक कहाँ तक पहुंच जाएंगे, जाइलम, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक डन है। तो अब ये किस वजह से हो रहा है, ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो लिविंग सेल, जो रूट सेल्स है, उसके अंदर में कौन सा प्रेशर, शॉर्ट टर्म के लिए कौन सा प्रेशर रिलीज हो रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक, और यही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। क्लियर हो रहा है, रूट्स पे प्रेशर आता है, इसी प्रेशर के कारण ये पूरी की पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट तक चल रही है। कोई डाउट है, दोनों में एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट डन है, पाथवे। चलिए नेक्स्ट आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब मैकेनिज्म कैसा है, 2 ही मैकेनिज्म हमको पता है, एक तो पैसिवली होगा, एक तो एक्टिवली होगा। अगर पैसिव हो रहा है तो सिंपल क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, जो हमारा रूट प्रेशर जिस तरीके से। अब एक बात याद रखना, मोस्ट ऑफ, अगर हम बात करें 98% जो एब्जॉर्प्शन होता है वो पैसिवली होता है, कितना, 98%। और ये जो पैसिव एब्जॉर्प्शन है मोस्टली कब होता है, इन डे टाइम। कब होता है, डे टाइम में। क्यों, डे टाइम में टेम्परेचर हाई होता है, ट्रांसपरेशन होती है। अगर टेम्परेचर हाई तो वाटर ट्रांसपरेशन की प्रोसेस होती है ना प्लांट्स में, तो ट्रांसपरेशन के कारण पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है डे टाइम में मोस्टली। और जो हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो मोस्टली कब होता है, इनडायरेक्टली नाइट में, जब ट्रांसपरेशन है। क्योंकि सीधी सी बात है, डे टाइम में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा कैसे होते हैं, ओपन होते हैं। तो स्टोमेटा ओपन है मतलब सिंपल एक बात है, ट्रांसपरेशन हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है। क्लियर हो रहा है, तो वाटर लॉस के वजह से सेम प्रेशर क्रिएट होगा, किसका, रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर अगर क्रिएट होगा तो सेम डिफ्यूजन होगा जैसे हमने अभी तक यहाँ पे देखा है। फिर से एक्सप्लेन करना है क्या, पता है किस वजह से होता था डिफ्यूजन, सिंपल, रूट हेयर एब्जॉर्ब करती थी, फिर उसके बाद अभी जो हमने देखा जो पाथवे है उस वजह से जाइलम तक जाएगा, और जाइलम तक जाके अगर स्टोमेटा ओपन है तो ट्रांसपरेशन होगा। अगर ट्रांसपरेशन हो रहा है तो वाटर की नीड जो रहेगी प्लांट को वो ज्यादा रहेगी, और ज्यादा वाटर नीड होने के कारण रूट हेयर्स जो है वो क्या करेंगे, मोर वाटर एब्जॉर्ब करेंगे। वाटर का एब्जॉर्प्शन भी सॉइल से ज्यादा होगा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन सिंपल मीनिंग क्या है कि ऐसा एब्जॉर्प्शन रात में होता है, ठीक है, तो मैंने बताया, बट मेन 2% होता है।
98 हो रहा है तो 2% हो रहा है। और कुछ passive absorption में no requirement of ATP energy, राइट। एक सिंपल, मुझे एक पता तो पैसिव के लिए एक वर्ड में और बता रही, हमने लास्ट इसमें डिस्कस किया था नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ वाटर, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के बारे में। हमें हमेशा पता है पैसिव एब्जॉर्प्शन हायर टू, ठीक है, पर हायर टू लोअर मतलब हायर को हमने क्या डिनोट किया है, लो लो वाटर, पर नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, हाँ क्यों, नेगेटिव ये हमने वाटर पोटेंशियल में क्या देखा था, वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0 होता है। इफ अगर सॉल्यूट ऐड हो जाए तो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल चले जाता है। तो मैंने क्या गलत लिखा है, सॉइल का जो वाटर है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है एज कंपेयर टू जो रूट हेयर में जो सेल सैप है। क्लियर हो रहा है? तो जिसके कारण में लो वाटर पोटेंशियल, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल से जो लोअर जो लिखा हुआ है हायर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के तरफ में वो क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, होगा ना पक्का। और तो रीजन क्या है, लो नेगेटिव वाटर पोटेंशियल के कारण में मूवमेंट हो रहा है पैसिव, पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, पैसिव एब्जॉर्प्शन है, सिंपल डिफ्यूजन के कारण हो रहा है अगेंस्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन देखो इसमें सिंपल ये रहेगा, एटीपी हमें पता है कि प्लांट रेस्पायर करते, लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते तो एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये जो एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन है क्या करती है, जो रूट सेल्स है क्या करती है, एक्टिवली सॉइल में से आयंस को एब्जॉर्ब करती है, इसको K+ आयन, NO3 नेगेटिव आयंस, इनका क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। सीधा एनर्जी का यूज हुआ आयन के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। आयन एब्जॉर्ब किया और सिंपल एक बात है, तो अंदर जो वाटर का जो पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, मोर नेगेटिव। और बहुत ज्यादा आयंस आ गए तो आयन ज्यादा आ गए तो कैसा हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हमें पता है बाहर के कंपैरिजन में अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्लियर हो रहा है? तो मूव करेगा वाटर, फिर से हाँ फिर से बता, ये रूट हेयर है, ठीक है। यहाँ पे सॉइल में से आयंस को थ्रू एटीपी एनर्जी के थ्रू ये लोग आयंस को क्या कर रहे हैं, एब्सॉर्ब कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। लिया, अब इस सेल के अंदर में समझो, अब आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब जो वाटर था उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया, तो मोर नेगेटिव हो गया, वाटर पोटेंशियल कैसा हो गया वहां पे, और मोर नेगेटिव। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण हमें पता है अगर इधर का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है और बाहर अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे वाटर ज्यादा होगा या वाटर कम होगा, तो सीधा ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण में एंटर करेगा क्या, वाटर जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहा एब्जॉर्ब करने के लिए आयन को। क्लियर हो रहा है? तो ये रहेगा हमारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? इसमें भी दो, एक है ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन और एक है नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन जो है वो दिया है एटकिन एंड प्रेस्टले ने, ठीक है। और नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन क्रैमर्स एंड टाइमर, ठीक है। अब सिंपल उन्होंने पहला जो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है ये अगेंस्ट, ये सीधी अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण ही होता है मोस्टली। अगर हम बात करें एटीपी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है बट बहुत कम, पर सिंपल ये किसके थ्रू होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही, पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट। पर नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन इसके लिए नीड रहेगी, इसकी
एटीपी एनर्जी पे डिपेंडेंट रहेगा। एटीपी एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए। एब्जॉर्प्शन के बाद में जो बाकी जितनी भी जो प्रोसेस है सेम वाटर का अगेंस्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट्स किसके थ्रू, वाटर पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। मोर कॉन्सेंट्रेशन अगर हम बात करें, ज्यादा अगर मोर वाटर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल है और बाहर का अगर लो है तो कैसे करेगा, लो टू हाई जाएगा ही ना, हाई टू लो जाएगा ही। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो हमें पहले ही पता है लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल की तरफ में मूव करेगा। हाई लो वाटर पोटेंशियल कहाँ का हो गया, सॉइल का, और हाई वाटर पोटेंशियल किसका हो गया, रूट सेल्स का। क्लियर है? और सेम यही प्रोसेस लगेगी, ये पूरी की पूरी कैसे चल रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। रूट्स में आया, जाइलम तक गया, फिर स्टेम तक जाते तो फिर तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ही जा रहा है ना। क्लियर? इस तरीके से एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर यहाँ पे क्लियर। ठीक है, एक्टिवली या फिर पैसिवली। पैसिवली तो पहले वाला ही है। एक्टिवली में सिर्फ क्या क्या याद रखोगे कि इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ है, एटीपी एनर्जी का। एब्सॉर्प्शन के लिए किसकी नीड है, एटीपी एनर्जी की। और एटीपी कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन कर रहा है ना प्लांट। अभी तो पता है डे टाइम में, नाइट टाइम में मोस्टली रेस्पिरेशन करता ही ऑक्सीजन है, तो एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। उसी एटीपी एनर्जी को वो वाटर मूवमेंट के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि डे टाइम में उसके पास में ट्रांसपिरेशन से प्रोसेस हो जाती है, पर नाइट टाइम में ट्रांसपिरेशन स्टोमाटा क्लोज होने के कारण में ट्रांसपिरेशन नहीं करता। क्लियर है? डन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। ट्रांसलोकेट होना मतलब वन प्लेस से अनदर प्लेस पे वाटर का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, इसी को बोला जाता है एसेंट ऑफ सैंड। ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर का अनदर मीन क्या है, एसेंट ऑफ सैंड। सबसे पहली चीज, अब अगर मैं बात करूं ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, सबसे पहले हमें पता है सॉइल है, सॉइल में वाटर है। ठीक है, वाटर कहाँ है, कहाँ जाता है, रूट्स, रूट हेयर में। ठीक है, रूट हेयर टू कहाँ जाता है, जाइलम, कॉर्टेक्स। पूरा प्रोसेस पता नहीं, फाइनल टेस्टिंग। कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकल, ठीक है, पेरिसाइकल के बाद कहा जाता है जाइलम ऑफ, रूट में, रूट्स का जो जाइलम है उसमें। उसके बाद जाइलम ऑफ स्टेम, जाइलम ऑफ स्टेम के बाद लीफ, जाइलम ऑफ लीफ, लीव्स, पुष्पा, जाइलम ऑफ लीव्स के बाद फाइनल मेसोफिल सेल्स में। यही सेल है ना जहाँ पे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। यस, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ट्रांसलोकेट हो रहा है ना वाटर, वाटर सॉइल से यहाँ फिर एंटर करते जा रहा है। क्लियर हो रहा है? तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, असेंट ऑफ सैंड, और कंटिन्यूअसली अपवर्ड मूवमेंट पे जाता है। क्लियर है? तो सिंपल इसको प्रूव करने के लिए कि सच में ट्रांसलोकेट होता है वाटर, उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज, उनमें से 3 थ्योरी सिलेबस में। ठीक है, पहली थ्योरी उसमें से कौन सी है, रूट प्रेशर थ्योरी, जिसको हम वाइटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? सिंपल, इसमें रूट प्रेशर वर्ड आया। रूट प्रेशर क्या था, ये क्लियर है कि ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब मेन था रूट प्रेशर। रूट प्रेशर हमने देखा था, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होता है। कैसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होगा, देखो वाटर कंटिन्यूअसली जाइलम में जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो वाटर के डिपोजिशन के कारण में वहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्रिएट होगा, और इसी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण में वाटर क्या होगा, अपवर्ड मूव होगा। क्लियर है? जो रूट प्रेशर है ये काम करेगा हमारे एटीपी एनर्जी के साथ, मतलब हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे अभी रूट प्रेशर के लिए। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में क्या था, अब भी देख,
सबसे पहले एनर्जी, एटीपी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा और क्या करेगा रूट हेयर, सिंपल एब्जॉर्ब करेगा मिनरल आयंस को। मिनरल आयंस का एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर क्या करता था, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, किसका, आयंस का। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण वो कैसा हो गया, मोर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है। और लो पोटेंशियल बाहर, तो लो पोटेंशियल वाटर से लो वाटर पोटेंशियल से हायर वाटर पोटेंशियल पे एंटर करेगा वाटर। वाटर ने एंट्री लिया, तो एंट्री लेने के बाद सबसे पहले कहाँ एंटर किया, कैसे, ये इसमें कैसे जा रहा है, इसके लिए भी हमने पाथवेज देख ली है। कितनी पाथवेज थी, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। मूवमेंट उसी से होगा, पर किसके वजह से, टर्जिड हुआ, सेल टर्जिड हुई। अब उसके कारण में डीबीसी इसका वाला लो हो गया, पर आगे वाली सेल का डीपीडी हाई हो रहा है, तो वो वाटर को सब करेगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, वहां पे रिलीज हो रहा है, तो एब्जॉर्ब हुआ। तो एक सेल से अनदर सेल में पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ, कैसे, क्योंकि शुरुआत में ही इसने एब्जॉर्प्शन के लिए क्या यूज किया था, रूट प्रेशर ने, रूट प्रेशर क्रिएट करने के लिए मिनरल आयन एब्जॉर्ब किया था थ्रू एटीपी एनर्जी। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम ड्यू टू द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, पॉजिटिव। इसी को हम क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर थ्योरी। मतलब रूट प्रेशर थ्योरी में क्या याद रखना है कि अपवर्ड मूवमेंट होगा किसका, नहीं ऊपर ही हमने लिखा जरूर ऐसा है, पर प्रोसेस तो ऐसी ही है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना। तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है किसका, वाटर का, पर किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। जाइलम में आ रहा है वाटर, जाइलम में ही में पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। सिंपल, ये पूरा का पूरा तो ये हमारी पाथवे से आ रहा है, पर अगर मैं बात करूं तो हमें बात तो सिर्फ यहाँ पे जाइलम की करनी है। यहाँ से पूरा रीजन तो ये तो पूरा जाइलम का ही है ना। तो ये जाइलम में आके वाटर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, वाटर आ रहा है। तो वाटर के कारण में यहाँ पे क्या डेवलप होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण में जाइलम ऑफ रूट से जाइलम ऑफ स्टेम, फिर जाइलम ऑफ लीफ तक ट्रेवल करेगा। क्लियर है क्या, पक्का। रूट सेल क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है मिनरल्स को, एटीपी यूज हो रहा है। मिनरल के एब्जॉर्प्शन के लिए किसका यूज होगा, एटीपी का। और एटीपी का अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन कैसा है, एक्टिव की पैसिव, एक्टिव एब्जॉर्प्शन है। क्लियर है। तो इसके लिए पूरा का पूरा रूट प्रेशर थ्योरी यही बताता है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी एक्टिव एब्जॉर्प्शन के कारण नाइट टाइम में मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, पर उसमें एटीपी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। पर इसके लिए कुछ तो प्रूफ चाहिए। क्लियर हो रहा है। अगर एक ऑप्शन है हमारे पास में एक्सुडेशन और एक है जुडेशन। अब एक्सुडेशन मतलब क्या होता है, देखो जाइलम है, रूट के पास से जहां पे जाइलम का पार्ट होता है वहां से अगर हम कट करें स्टेम को, कट करें रूट को, ठीक है, तो जाइलम जो है ना बाहर निकल जाती है, एक्सक्यूड हो जाती है। क्लियर हो रहा है। उसका किसके कारण में, रूट प्रेशर के कारण में। क्लियर हो रहा है। रूट प्रेशर के कारण में क्या हो जाती है, जाइलम एक्सक्यूडेशन होता है। ठीक है। तो ये एक एविडेंस बोल सकते हैं या प्रूफ बोल सकते हैं कि रूट प्रेशर एग्जिस्ट करता है। सेकेंड, ज्यूटेशन। आपने देखे हो मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, नाइट डे टाइम में जब हम उनको देखते हैं तो उनके ऊपर में वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट रहती है। तो वो किस वजह से होती है, नाइट टाइम में अगर वो वाटर मूवमेंट कर रहे हैं, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, उसी के कारण तो उसकी लीव्स पे क्या हो गया है, वाटर का डिपोजिशन हुआ है, वाटर डिपोजिशन और लीव्स होता है ना, लीव्स की सरफेस में वाटर का डिपोजिशन। ये किसमें, मूवमेंट ऑफ नाइट टाइम मूवमेंट होता है, किसका, नाइट टाइम मूवमेंट ऑफ वाटर के कारण में होगा। एग्जांपल शॉर्ट प्लांट लाइक टमाटोज वगैरह के प्लांट्स में देखते होंगे हम, ज्यादातर दिखता है। क्लियर है। तो ये दो एग्जांपल्स है कि जो रूट थ्योरी है वो होता है, मतलब रूट
प्रेशर जो रूट थ्योरी प्रेशर वाली जो थ्योरी है वो कंफर्म होती है, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस है। क्या है लिमिटेशन? पहली लिमिटेशन से टॉल प्लांट पे वर्क नहीं करते, जो सबसे ठीक है। क्यों नहीं करती होगी? बिग क्वेश्चन कि पहले स्टेप पे नहीं पहुंचते हैं। रूट प्रेशर इतना ज्यादा नहीं क्रिएट होता, रूट प्रेशर इतना इनफ नहीं है कि टॉल प्लांट तक वाटर का मूवमेंट कर सके, पहला। सेकेंड, कहाँ पे एब्सेंट हो सकती है? जो बहुत फास्टली ट्रांसपिरेशन करते हैं, या फिर ड्राई सॉइल। ड्राई सॉइल तो ट्रांसपिरेशन पॉसिबल ही नहीं है, स्पेशली सैंड फ्री रीजन्स वगैरह, वहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन बहुत, टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो ट्रांसपिरेशन बहुत फास्ट होता है। तो उस रीजन पे वहाँ पे भी ये थ्योरी वर्क नहीं करेगी। इसके अलावा क्या कुछ तो बोला, बोल क्या क्या पढ़ रहा था? क्या रूट प्रेशर में? नॉर्मल कंडीशन पे डे टाइम में भी तो नहीं हो सकता ना एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्यों डे टाइम कैसे होगा? डे टाइम में जाइलम सैप जो है, जाइलम जो है वो मोस्टली नॉर्मल ही हमारा क्या करती है एब्जॉर्प्शन। नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है, पॉजिटिव नहीं होता। जिस प्लेस पे वो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण में नॉर्मल हमारा जो ट्रांसपिरेशन है उसके थ्रू करती है, तो डे टाइम में भी जाइलम सैप में प्रेजेंट होगा क्या? नहीं। इसके अलावा और रूट प्रेशर कंटिन्यूअसली क्या बोलते हैं एक्सर्ट करेगा क्या? वाटर का मूवमेंट तो कंटिन्यूअस है, पर तो उस कंडीशन में भी हमारा ये थ्योरी वर्क नहीं करेगी। बस हमें याद क्या रखना है, जो वाइटल थ्योरी है, रूट प्रेशर थ्योरी है, एक ही याद रखना है कि नाइट टाइम में मोस्टली जो नाइट में होते हैं उनमें होती है। और स्पेशली क्या प्रूफ क्या है उसका वाला, रोटेशन या एग्जीक्यूटेशन, और क्रिएट किसके कारण में होती है? रूट प्रेशर के कारण। और रूट प्रेशर भी कैसे? पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप होता है किसमें? जाइलम में। क्लियर है? ये पॉइंट्स याद रखने। क्लियर है? डन। लिमिटेशंस टॉल प्लांट्स में नहीं होती क्योंकि रूट प्रेशर इतना इनफ नहीं है कि हायर प्लांट्स तक वाटर का मूवमेंट करवा सके। क्लियर है? उसके अलावा अभी तो बोले इतने पॉइंट। डे टाइम में नहीं होगा, नाइट टाइम में होती है। हाँ, डे टाइम पर नहीं हो सकता। रैपिडली जो ट्रांसपिरेशन करते हैं उनमें नहीं हो सकता। ड्राई सॉइल वगैरह कंडीशन में वहां नहीं हो सकता। क्लियर है? हाँ, वही पे नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं कैपिलरी। तो कैपिलरी थ्योरी, जिसको हम फिजिकल फोर्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब कैपिलरी, इसके पहले भी देखा है कैपिलरी सरफेस टेंशन पढ़े, उसमें कैपिलरी मूवमेंट है, याद आ रहा है? कैपिलरी वन से क्लोज रखते हैं, वाटर में डीप करो तो पानी, दो चीजें उस पर इन्वॉल्वमेंट, इसका कोहेजन और एक अडेजन। कोहेसिव जो सेम से कोहेजन फोर्स और एडेशन। अब सुनो, मैंने लास्ट टाइम में बोला था कोहेजन क्या है? सेम मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल। यस, खाना बन गया। ठीक है? अब सिंपल एक बात है, तो सेम जाइलम के हमें हर जगह पे क्या बोलते हैं, उतनी बड़े बड़े ट्यूब्स के लाइफ में होगी क्या? कहीं पे तो कैपिलरीज के फॉर्म में होगी,
ठीक है, तो जहाँ पे वो शॉर्ट और नैरो, मतलब नैरो जहाँ पे होगी वहां पे कैपिलरी एक्शन शो करेगी। हमें पता है कैपिलरी एक्शन में कोहेजन एडिशन फोर्स के कारण में वाटर जो है राइज होता है, कोहेजन एडिशन फोर्स के कारण में, तो वही मूवमेंट होगा कैपिलरी थ्योरी में। पर अब सिंपल वही अभी जो बात की कि हर जगह पर सिंपल हर जगह पे क्या बोलते हैं, कैपिलरीज ही रहेगी क्या? इंटरप्ट कहाँ होगा? जहाँ पे कैपिलरी ने नैरो से वो ट्यूब वाइड हो जाए, वहां पे कैपिलरी मूवमेंट नहीं होगा। टॉल प्लांट्स ज्यादा, उनकी जाइलम भी, ट्यूब्स भी बड़ी होगी, सिर्फ नैरोइंग पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे लोवेस्ट पार्ट है, क्लियर है? जैसे तो वहां पे सिर्फ वो शो करेंगे, उसके अलावा जितना ज्यादा कैपिलरी नैरो रहेगी उतना अच्छा कैपिलरी मूवमेंट या फिर वाटर का राइजिंग मूवमेंट अच्छा होगा। और अरे कैपिलरी थ्योरी पढ़े इसलिए पूछ रही हूँ, क्या क्या था? इसको बताएंगे। हाँ तो उस हिसाब से तुम लॉजिक लगाओ ना, और क्या हो सकता है? अगर ट्यूब नैरो रही तो हायर राइज होगा, एडिशन कोहेजन फोर्स ज्यादा क्रिएट होगा, तो भी कैपिलरी राइज मूवमेंट होगा ज्यादा। और कैपिलरी कैसी होती है, जाइलम कैसी होती है? मोस्टली अंदर से हैलो होती है, ठीक है? समझो ये जाइलम की कैपिलरी है, ठीक है? ये जो एक्शन है कैपिलरी एक्शन ज्यादा अच्छा 1 मीटर तक होगा, राइज एंड 1 मीटर तक, पर इससे ज्यादा हाइट पे कैपिलरी एक्शन शो नहीं करेगा। जैसे टॉल प्लांट्स 100 मीटर्स तक भी जाते हैं, तो यहाँ पे होगा क्या? उसके अलावा कभी कभी देखना पीट्स आ जाते हैं, जैसे कैपिलरी मूव हो जाती है, इस तरीके से हो जाता है, तो ये पीट्स में भी यहाँ पे भी स्टॉप हो जाएगा। और बोलो ना, और क्या? ये बुक है तुम्हारे पास, कुछ तो देख के बताओ। अगर तुम कैपिलरी नहीं बता पाए, रीजन क्या क्या? रीजंस पूछ रही हूँ कि कहाँ पे लिमिटेशंस होगी कोहेजन थ्योरी की, सॉरी कोहेजन कैपिलरी थ्योरी की। ठीक है, तो सिंपल कैपिलरी जो एक्शन है वो डिपेंड कैपिलरी जो एक्शन है उसकी लिमिटेशंस पहली कि टॉल प्लांट पे कैपिलरी जो मूवमेंट है वो उसकी लिमिटेशंस है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और उसके अलावा कैपिलरी एक्शन अगर पीट्स वगैरह अगर मोस्टली ट्रैकिट्स में होती है, जो स्मॉल वेसल्स जो होती है उसमें कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी ट्रैकिट्स क्या होते हैं जाइलम के, जहाँ पे एकदम शॉर्ट नैरो कैपिलरीज होती है उनको ट्रैकिट्स बोला जाता है एज कंपेयर टू वन ऑफ द एंड से करेक्ट, वन ऑफ द एंड से वो क्या रहती है क्लोज्ड, एक एंड से क्लोज रहती है, वन एंड ओपन रहता है, जिसमें कैपिलरी राइज इजीली होता है। और किसके बेस पे होगा? कोहेजन एंड एडिशन फोर्सेस के कारण। क्लियर है? लिमिटेशंस यही, पीट्स आ जाएंगे तो, और साथ में हायर प्लांट्स में एक्सप्लेन नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर का लास्ट थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी। कैपिलरी देख लिया था, रूट प्रेशर देखा था। चलो अब आते हैं कोहेजन टेंशन। एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। क्लियर हो रहा है क्या? हम अगर जाइलम की बात करें, जाइलम के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स रहेगा वो कौन सा है? कोहेजन है कि एडिशन है?
फुल निकल कर ये है H2 और ये H2O के लिए दोनों अलग मॉलिक्यूल के बीच का जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा कोहेजन रहेगा। H2 और जाइलम के बीच का जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, एडहेजन रहेगा। क्लियर हो रहा है? ये दोनों फोर्सेस साथ में क्या क्रिएट करेंगे, कंटिन्यूअस वाटर कॉलम क्रिएट करेंगे। क्लियर हो रहा है? मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ वाटर, बीच में ब्रेक नहीं होगी। कोहेजन वाटर के बीच में और जाइलम के साथ में कौन क्रिएट करेगा, एडहेजन। ठीक है, तो इसके कारण में कंटिन्यू वाटर फ्लो चलते रहेगा। मेन आते ही इसमें हमें जो देखना है, कोहेजन एडहेजन क्लियर है, इसमें एक आता है ट्रांसफरेशन पुल के बारे में। हमें ये पता है लीव्स में जो मेसोफिल सेल है वो वाटर लॉस करती है, पता है ना। लीव्स है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, इसके थ्रू वाटर लॉस होता है। प्रोसेस का नाम ट्रांसपिरेशन, पता है। अब सीधी सी बात है, अगर वाटर लॉस होगा मेसोफिल सेल्स से, कहाँ से लॉस हुआ, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स में ही है। अब लीव्स से वाटर लॉस हुआ, तो वाटर लॉस होने के कारण में सिंपल है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर टेंशन आएगा। क्या है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। अब पानी नहीं है, पानी वाटर लॉस हुआ तो ये क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, टेंशन क्रिएट करेगा, और ये टेंशन के कारण में जाइलम, लीव्स में भी जाइलम है, लीव्स जाइलम, स्टेम में जाइलम है, रूट्स में भी जाइलम है। तो जाइलम से ये क्या करेगा, वाटर को क्या करेगा, सक करेगा, सक्शन प्रेशर के कारण में। यहां से वाटर एब्सॉर्ब करेगा। क्लियर हो रहा है? अब इसी रूट से, जाइलम से नीचे रूट्स तक, स्टेम पे, स्टेम से फिर रूट्स तक प्रेशर क्रिएट होगा। ये हमारी कहाँ की है, लीव्स की है। लीव्स से जाइलम ऑफ स्टेम और नीचे रूट्स का जाइलम। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, वाटर को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। कहाँ से, टेंशन के कारण में। क्लियर हो रहा है? वो टेंशन जैसे ही वाटर एब्सॉर्ब होगा, वाटर एब्सॉर्ब होगा किसके, कंटिन्यूअस, किसके वजह से चलेगा, कोहेजन और एडहेजन के कारण में कंटिन्यूअस वाटर कॉलम क्रिएट होगी। मतलब ब्रेक होगा क्या, वाटर नहीं, कोहेजन फोर्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बना रहेगा जिससे वो कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा, और जाइलम और वाटर के बीच में एडहेजन के कारण में वो भी कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा। इसके कारण में जो ट्रांसपिरेशन पुल ने जो टेंशन क्रिएट किया वो रूट्स तक से वाटर एब्सॉर्ब करके लीव्स तक, फिर से जाइलम सॉरी मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स तक आएगा। क्लियर हो रहा है? यही एक सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर मूवमेंट के लिए लास्ट जो कंटिन्यूअसली एक्सेप्टेड थ्योरी है, कोहेजन टेंशन थ्योरी। क्लियर है? अब लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, अगर ड्राई कंडीशन है पॉसिबल है क्या, उसके अलावा अगर हमने स्टोमेटा, सिंपल अगर मैंने बोला लीव्स है, लीव्स के ऊपर में अगर हमने समझो, अगर हमें प्रूफ भी करना है कि ये होता है करके, अगर लीव्स के ऊपर में अगर हमने वैसलीन की लेयर, वैक्स की लेयर लगा दी तो पॉसिबल है क्या ट्रांसपिरेशन, पॉसिबल है नहीं, तो उससे कंफर्म किया जाता है कि ट्रांसपिरेशन सॉरी कोहेजन टेंशन थ्योरी एप्लीकेबल है। सिर्फ याद क्या रखना है कि प्रेशर कैसे क्रिएट हो रहा है, पहला कोहेजन, सेकेंड एडहेजन, उसके बाद ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल कैसे क्रिएट होगा, वाटर लॉस करके मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, वाटर लॉस करने के कारण में टेंशन क्रिएट करते हैं जिससे वो सक्शन करती है, कहां से, जाइलम ऑफ लीव्स से, फिर से मेसोफिल सेल वाटर एब्सॉर्ब करता है। क्लियर है? और इसी के कारण में क्या डेवलप होता है, ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप होगा कहां तक, रूट्स तक, रूट्स तक टेंशन डेवलप होगा तो ये क्या करेगा, वाटर एब्सॉर्ब करना, मतलब अपर मूवमेंट ऑफ वाटर स्टार्ट होगा और कंटिन्यूटी मेंटेन रखेगा कोहेजन और
एडिशन। क्लियर है? डन। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल। अब सिंपल एक बात है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मिनरल रिक्वायर्ड है, चाहे मैक्रो क्वांटिटी में या माइक्रो क्वांटिटी में। क्लियर है? हमारे बॉडी में भी मैक्रो क्वांटिटी में कार्बन, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो सेम अगर हम बात करें तो सेम प्लांट्स के लिए भी है, ठीक है? तो उनको भी डे टू डे लाइफ अपनी ग्रोथ के लिए सभी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करने उनको मिनरल्स के रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अब सिंपल एक बात आती है, दो टाइप के मिनरल्स हो सकते हैं इनको भी। एक हो सकता है मैक्रो क्वांटिटी के लिए मैक्रो एसेंशियल वाले, और एक माइक्रो। क्लियर है? मैक्रो मतलब ज्यादा और माइक्रो मतलब कम। अगर हम बात करें 30 to 40 एलिमेंट्स प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। कितने? 40। उसमें से कुछ मैक्रो और कुछ माइक्रो। मैक्रो की बात करें तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है उसके और भी है। सो कंटिन्यू भाई। अगर माइक्रो की बात करें जो मिनिमम क्वांटिटी लाइक जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है। क्लियर हो गया? ये सब जो है इसको कैसे क्वांटिटी में जरूरत पड़ती, हाँ फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए लो क्वांटिटी में जरूरत पड़ती, पर वो भी इसेंशियल है। पर ज्यादा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि सिंपल एक बात पता है कि और जितने भी सभी चीजें हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनी किससे? कार्बन के ही कंपाउंड से। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल माइक्रो और माइक्रो क्वांटिटी में हमें प्लांट्स को किसकी नीड होती है? मिनरल्स की नीड होती है। पर ये जो मिनरल्स है कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनमें, अगर वो एब्जॉर्ब करेंगे तो किस फॉर्म में? अर्थ क्रस्ट से डिसॉल्व्ड फॉर्म में या फिर आयोनिक फॉर्म में? आयोनिक या फिर डिसॉल्व्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब। एक मोड तो पता है हमें, वाटर जब एब्जॉर्ब करता है सॉइल से उसके थ्रू कोई ना कोई मिनरल्स जाइलम के थ्रू प्लांट को अदर पार्ट्स तक चले जाते हैं। ये क्लियर है? पर क्या सिर्फ एक वही एक क्या बोलते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है क्या मिनरल का? हाँ, तो फिर दूसरा कौन सा है? ठीक है, पहला तो सॉइल के थ्रू, फर्स्ट है सॉइल के थ्रू डिसॉल्व्ड फॉर्म में किसके? वाटर के साथ। डिसॉल्व्ड फॉर्म में वाटर के साथ आ रहा है। क्लियर है? जाइलम से। क्लियर है? क्या सिर्फ एक ही मोड ऑफ है क्या जिससे मिनरल्स को ये अपने बॉडी में रिटेन करते हैं, रिगेन करते हैं या एब्जॉर्ब करता है? एक ही मोड है। नहीं, दूसरा बता क्या बोलते हैं? नहीं पता। वेदांत? दो होते हैं। कौन कौन से? पहला तो ठीक है, पहला क्लियर है, पहला तो हमको उससे ही क्लियर हो गया। सेकंड क्या होगा? लीव्स के थ्रू। कैसे? पत्ता है होता है कि लीव्स के थ्रू। अब सिंपल बात है, हमें पता है कि ट्रीज जो होती है उसकी लीव्स कुछ समय के बाद में गिर जाती है, पता है ना? तो जब वो लीव्स गिरने वाली होती है तो उसके पास में जितने भी डिसॉल्व, जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट है वो क्या करती है? पहले आने वाले जो पार्ट्स है उसको क्या कर देती है? अब सिंपल एक बात है, लीव्स फॉल होने से पहले वो जो इसकी जो यंगर लीव्स है उसको जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो उसको क्या कर देती है? ट्रांसपोर्ट कर देती है। सिंपल उनमें आ जाता है और फिर उसके बाद जो लीव्स है वो फॉल होता है। क्लियर है? तो सिंपल सेकंड क्या हो जाएगा? जो भी समझो डेड लीव्स होने वाली है वो फॉलन होने से पहले जो फॉलन लीव्स है बिफोर फॉल क्या करती है? जो भी मिनरल्स रिक्वायर्ड, मिनरल सब्सटेंस, मिनरल्स है वो यंगर लीव्स को ट्रांसफर कर देती है।
क्लियर है? तो दो मेथड रहेगी हमारे पास में, किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल के लिए। एक तो हमारा सॉइल, क्लियर है, और सेकेंड फॉलन लीफ, जो उसके जो अदर पार्ट्स है जो भी डेड होने वाले वो मोस्ट ऑफ द क्या कर देते हैं, यंगर जो भी न्यू जो पार्ट्स है उसको मिनरल्स क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, क्लियर है, या मोबिलाइज कर देते हैं। अब इसके अलावा एक बात तो हमें पता चल गई कि जाइलम क्या करता है, इनऑर्गेनिक जितने भी मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। उनसे इनऑर्गेनिक मिनरल्स, क्लियर है? वही अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, मैं अगर फ्लोएम की बात करूं, वो ऑर्गेनिक जो मिनरल्स होंगे, ऑर्गेनिक मिनरल्स लाइक अमाइनो एसिड्स वगैरह जो है, इन सबको जो ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज वगैरह है, फूड वाला जो भी कंपोनेंट है वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो जो ऑर्गेनिक मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। देख, ट्रांसपोर्टेशन जो था हमने किसमें देखा था पहले? वाटर का, तो वो कौन कर रहा था? जाइलम फ्लोएम, फ्लोएम भी कर रही थी, जाइलम जाइलम कर रही थी। अब क्या करना है फूड का, तो फूड कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, तो इसमें दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा सोर्स, एक आएगा सिंक। सोर्स मतलब जहाँ पे फूड प्रिपरेशन होगा, फूड बनता है। तो मेन साइट क्या है फूड प्रिपरेशन की प्लांट में? लीफ में बनता है, लीव्स में बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बन सकता है। बकवास, सही सही आंसर। क्यों बन रहा है लीव्स में, क्यों बन रहा है? पानी फोटोसिंथेसिस की साइट ही वही है, इसलिए वहाँ पे फूड प्रिपरेशन हो रहा है। अच्छा, क्यों हो रहा है वहीं पे, क्यों वही साइट है फोटोसिंथेसिस की? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है सनलाइट। कैसे? कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है? स्टोमेटा। मैं वो तो पानी के लिए यूज कैसे हो रहा? प्लांट का ग्रीन कलर क्यों है? क्लोरोफिल हम्म? रहता है उसमें से। क्या रहता है? क्लोरोफिल पिगमेंट क्लोरोफिल पिगमेंट का काम क्या है? में सनलाइट को लेना और प्लांट को ग्रीन दिखाना। प्लांट नहीं, लीव्स को सर, बेसिक बच्चों ऐसा का कुछ सुना था मतलब मैंने। चलो, प्लांट में होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, होता है ना, इसकी वजह से ग्रीन कलर होता है। और क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? लीव्स में। कहाँ पार्ट बनता है, क्या नाम? क्लोरोप्लास्ट का भी कोई नाम पता है क्या? पता है ना? क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। हाँ, सुना है। और क्लोरोफिल पिगमेंट का काम ही क्या है? एब्जॉर्ब सनलाइट, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखता है। उसके अलावा लीव्स में क्या होता है? स्टोमेटा, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करने के काम आ जाते हैं। ठीक है, तो मेन जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? लीव्स है। तो लीव्स क्या हो जाएगी हमारी?
सोर्स हो जाएगा जहाँ पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है। मेनली कौन सा, मतलब जो शुगर फॉर्म होती है वो कौन सी, इन द फॉर्म ऑफ कौन से फॉर्म, शुगर जो फॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस में, वो कौन सी है? सुक्रोज बोल रही है। क्या होती है? सुक्रोज बोल रही है। तू बता ना। ग्लूकोज। मैं ग्लूकोज तो नहीं बोलता, ग्लूकोज तो नहीं रहता, इतना पता है। जस्ट सुक्रोज सुक्रोज रहता है, सुक्रोज। अब भी पढ़ गया। चल अब देखो, लीव्स हो गया सोर्स, तो अदर पार्ट्स को भी फूड जो फूड प्रिपेयर हुआ, अब फूड प्रिपेयर हुआ, अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के जो पार्ट्स है उसको भी फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी एनर्जी प्रोडक्शन की, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ट्रांसपोर्टेशन जो है, अगर हम बात करें तो मेन ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है? फूड का वो करवाता है, फ्लोएम करवाती है। ठीक है, तो मेन फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सबसे पहले वो देखते हैं। देखो इधर मेन जो होते हैं ना, ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये जो सीव ट्यूब्स है, इसी में से जो है फूड का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाजू में होते हैं कंपेनियन सेल्स। ये कंपेनियन सेल्स हेल्प करते हैं फूड को लोडिंग अनलोडिंग में। क्लियर है? जो सुक्रोज है उसकी लोडिंग अनलोडिंग का काम कौन करता है? कंपेनियन सेल। उसके बाजू में होता है, कंपेनियन सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है फ्लोएम पैरेन्चाइमा। फ्लोएम पैरेन्चाइमा का काम क्या है? जो फूड है उसको स्टोर्ड करके रखना। क्लियर है? और जो लैटरल ट्रांसपोर्टेशन है, जो लैटरल ट्रांसलोकेशन है, उसमें हेल्प करना किसका? फ्लोएम पैरेन्चाइमा का। क्लियर है? ये प्लेट्स है, ये पोर्स है, ये पोर्स से क्या हो सकता है? वन पोर टू अनदर ट्रांसलोकेट कर सकता है। क्लियर हो रहा है? ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किसका है? एलएस ऑफ सीव ट्यूब। क्लियर? सीव ट्यूब किसका पार्ट है? फ्लोएम का। क्लियर? अब नेक्स्ट आते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। दो डायरेक्शन में होता है, एक होगा वर्टिकल, एक होगा लैटरल। हमें पता है कि प्लांट में, अगर मैं जाइलम की बात करूं, सिंपल जाइलम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है वाटर का, कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में? जाइलम की बात करें, वाटर मूवमेंट कैसा रहता है? अपवर्ड डायरेक्शन। जाइलम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ही वाटर का मूवमेंट करवाती। कभी हमने पढ़ा कि अभी तक कि डाउनवर्ड में करवा रहा है? नहीं। पर अगर हम फूड की बात करें तो फूड जो है वो अपवर्ड, फ्लोएम अपवर्ड डायरेक्शन में भी क्या करवाती है? फूड का ट्रांसपोर्ट करवा रही है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। इसीलिए जो प्लांट में जो ट्रांसलोकेशन जो आता है वो हमेशा कैसा होता है? दोनों डायरेक्शन में। तो क्या बोलोगे? एक कॉमन वर्ड बताओ ना। बहुत सारी। बाय डायरेक्शनल। कैसा होता है मूवमेंट? बाय डायरेक्शनल। अब हमें इसमें से दोनों देखना है, एक वर्टिकल ट्रांसलोकेशन और लैटरल ट्रांसलोकेशन। अगर वर्टिकल ट्रांसलोकेशन की बात करें तो हम इस तरीके से, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल और अपवर्ड या तो फिर डाउनवर्ड। तो कैसे करवाएंगे? एक तो यही होगा, सीधे लीव्स में बना, लीव्स के थ्रू रूट्स तक अगर मुझे लेके जाना है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। पर अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के जो स्टेम्स वगैरह को चाहिए उस लोकेशन में हम इस तरीके से भी करवा सकते हैं। तो दोनों डायरेक्शन, जैसे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड, अपवर्ड डायरेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ फूड के लिए जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का जो मेन जो फूड है, जैसे हमने सो किया सीड, ये सीड है, सीड जब जर्मिनेट होता है, फूड कहाँ स्टोर होता है? इसके एंडोकार्प में। ठीक है, तो जब ये शूट इस तरीके से बाहर डेवलप होता है तो इसको डेवलपमेंट के लिए फूड की नीड लगेगी। तो ये फूड कौन करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा ना। तो ये एग्जांपल क्या हो जाएगा?
अपवर्ड डायरेक्शन का, फूड का, और लोअर डायरेक्शन को हमें पता ही है, लीफ से जो रूट्स के तरफ में जो जा रहा है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। लैटरल ट्रांसलोकेशन साइड वे में, इस सेल से बाजू वाले सेल। सिंपल अगर मैं बात करूं, ये फ्लोएम है, फ्लोएम के बाजू में जाइलम है, फ्लोएम से अगर जाइलम में जा रहा है तो साइड वाले से, या फिर हम वैस्कुलर बंडल की बात करें, ये पूरे वैस्कुलर बंडल की बात करें, वैस्कुलर बंडल के कोई भी पार्ट में, फ्लोएम से अगर कोई भी पार्ट में अगर जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर पैरेंचाइमा है, पैरेंचाइमा में फूट स्टोर है, फूट स्टोर से अदर वैस्कुलर बंडल के अदर पार्ट्स में अगर मूव कर रहा है, साइड में मूव कर रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? लैटरल ट्रांसलोकेशन। क्लियर है क्या? दोनों वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड, और लैटरल साइड वे या रेडियल मूवमेंट बोल सकते हैं फूड का। नेक्स्ट मैकेनिज्म कैसे होता है? अब ये मूवमेंट फूड कैसे है? देखो, मेन जो शुगर फॉर्म होती है वो कौन सी है? सुक्रोज। कौन सी है? सुक्रोज। ठीक है, अब इनमें 3 टाइप से होगा। एक होगा, सबसे पहले एक काम करवाना पड़ेगा। देखो, लीफ ने शुगर बनाई, अब इस शुगर को सबसे पहले लोड करना पड़ेगा। जैसे गाड़ी, यहाँ से सामान अगर हमें किसी शॉप में पहुंचाना है तो सबसे पहले तो लोड करना पड़ेगा, लोड करेगा, फिर ट्रांसपोर्ट होगा, फिर जहाँ पे तक लेके गया, वहां गई, लोकेशन पे गया, लोकेशन से फिर क्या करना पड़ेगा? अनलोडिंग करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो सेम यहाँ पे भी जाएगा। शुगर लीव्स में बनी, लीव्स से सबसे पहले कहाँ जाएगी? फ्लोएम में, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करवाएगी सैप से, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, उसके बाद अनलोडिंग होगी, जो भी पार्ट को नीड है उस पार्ट में शुगर चले जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहला आता है लोडिंग ऑफ शुगर इनटू फ्लोएम, मतलब फ्लोएम में शुगर को लोड करवाना। सबसे पहले चीज बनी कौन से सेल में? मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। शुगर कहाँ बनी? मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। इससे ट्रांसपोर्ट कहाँ होगी? फ्लोएम सीव ट्यूब में। ये पार्ट दिख रहा है? इस पार्ट में समझो ये लीव्स का पार्ट है, या लीव से इस पार्ट में शुगर गई, सॉलिड, सीधी सी बात। पहले मेसोफिल सेल्स में थी, यहाँ से जब ये सीव ट्यूब में गई तो यहाँ पे सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन, शुगर तो सॉल्यूट ही है ना, हो गई ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? इंक्रीज होगा। अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो हमें पता है फ्लोएम के बाजू में कौन सी एक और क्या बोलते हैं वैस्कुलर बंडल है, जाइलम। तो जाइलम क्या करेगा? सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो बाय द ऑस्मोसिस क्या करेगा? वाटर मूवमेंट करवाएगा। वाटर कहाँ पे आ जाएगा? सीव ट्यूब ऑफ एलिमेंट्स में, ट्यूब में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो जाइलम से वाटर एंटर करेगा कहाँ पे? हमारे सीव ट्यूब में। ठीक है, सीव ट्यूब में, तो जिसके कारण में टर्जर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। स्वेल हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी तो टर्जर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। टर्जर प्रेशर इंक्रीज होगा मतलब ऊपर हायर प्रेशर हो गया, नीचे जो हमें लेके कहाँ तक जाना है? सिंक तक लेके जाना है, तो सिंक का प्रेशर कैसा रहेगा? लो। तो क्या होगा? ट्रांसलोकेशन होगा, हायर प्रेशर सोर्स टू लोअर प्रेशर सिंक के पास में। सोर्स का प्रेशर ज्यादा है, सिंक का प्रेशर कम है, तो मूवमेंट होगा। देन आफ्टर क्या होगी? अनलोडिंग होगी। अब अनलोडिंग कैसे होगी? ऐसे थोड़ा हो जाएगा। अब सीधी सी बात हमें पता है, ये जो सेल सैप है, या फिर हम सीव ट्यूब की बात करें, और ये हमारा सिंक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सिंक है। क्लियर है? इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है। बाय ऑस्मोसिस जाएगा हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ, शुगर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रखना, सॉल्युबल फॉर्म में ही, वाटर के सॉल्युबल फॉर्म में ही सुक्रोज क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। हमने वाटर लिया ना, वाटर में सुक्रोज जो है वो क्या हो जाएगी? सॉल्युबल, और सॉल्युबल फॉर्म में ही क्या होगी? ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। अब ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण में ये कहाँ जाएगी? सेल ट्यूब, सॉरी सीव ट्यूब टू सिंक के पास। क्लियर है? यही मैकेनिज्म रहेगा। पहला लोडिंग, देन ट्रांसलोकेशन, देन अनलोडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट आते ट्रांसपिरेशन।
क्या होता है ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपेरेंट नहीं बोले, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस होता है, प्लांट्स वाटर लॉस करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन। अब देखो, अगर बात की जाए रूट से एब्जॉर्ब होता है वाटर, ठीक है, 100% वाटर अगर समझो रूट ने एब्जॉर्ब किया, उसमें से 5% जो वाटर है प्लांट को नीड रहता है अपनी जो प्रोसेसेस है उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। 95% जो वाटर है वो लॉस करता है। क्लियर हो रहा है? सिर्फ 5% ही क्या करता है? यूज करता है प्लांट प्रोसेसेस के लिए, बाकी जो 95% क्या कर देता है? फेंक देता है। लॉस कर देता है। अब ये 95% में से भी अगर हम बात करें 1% जो है वो वाटर मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है लॉस, और बाकी का जो 99% है वो 99 वेपर के फॉर्म में होता है। अरे अगर अच्छा, 95 को तुम 100% कंसीडर करो, फिर अब 1% उसका 95 का जो 1% है वो कितना लॉस हो जाएगा? किसमें? लिक्विड फॉर्म में। जिस उसी प्रोसेस को जो लिक्विड फॉर्म में जो लॉस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? ग्यूटेशन। और जिस स्पेशल ऑर्गन से होगा, जैसे जिसको स्टोमल वाटर जो बोला जाता है, हाइडाफोर्स से होगा। क्लियर है? पता ना ग्यूटेशन हमने देखा था रात में, हमने देखते ड्यूरिंग नाइट टाइम में ही होगा मोस्टली। हमने देखे ना बहुत सारे जो स्मॉल जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, नाइट में उनके ऊपर में वाटर की लेयर बनी हुई होती है, ड्रॉपलेट्स होती है, वही क्या है? ग्यूटेशन है। क्लियर है? बाकी लोग उसको ओस समझते हैं। क्या? हाँ, वही ओस। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो 99% जो होता है वेपर के फॉर्म में होता है, तो वेपर के फॉर्म के लिए हमारे पास में 3 अलग अलग ट्रांसपिरेशन है। पहला है क्यूटिकल, सेकंड है लेंटिकुलर, और थर्ड स्टोमेटल। स्टोमेटल तो पता ही है? हाँ, स्टोमेटल पता है। पता है ना? चलो सबसे पहले आते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के बारे में सुने? क्यूटिकल्स प्रेजेंट है करके। लेकिन तो सबसे पहले आते हैं क्यूटिकल्स पे। प्लांट्स बोलते हैं क्यूटिकल्स। वैक्सी लेयर्स होती है ना, बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर में वैक्स की लेयर होती है। तो जो वैक्स लेयर के थ्रू जो वाटर का लॉस करते हैं उनको बोला जाता है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। और ये जो ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट करता है 8 to 10% क्यूटीन। क्यूटीन करके जो वैक्स लेयर होती है, जो वैक्स लेयर होती है उसी का नाम क्या होता है? क्यूटीन। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लीव्स या फिर स्टेम के ऊपर में। स्टेम कहाँ पे? एपिडर्मल सेल्स। मतलब सुनो, ये समझो लीव्स है, लीव्स की एपिडर्मल सेल है, इसके ऊपर में एक क्यूटीन्स की लेयर्स प्रेजेंट होती है। क्लियर है? वैक्स लेयर। और यही से जो ट्रांसपिरेशन होगा वो कौन सा? क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये किसके थ्रू होगा? लेंटिसेल्स के थ्रू। अभी लेंटिसेल्स क्या होती है? लूजली अरेंजमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्री अरेंजमेंट होता है सेल्स का, जिसके पास से छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो होता है मेनली प्रेजेंट होता है वुडी जो स्टेम होता है ना, बड़ा वुडी जो स्टेम होता है उसके ऊपर में, या फिर पेरिकार्प के ऊपर में। पेरिकार्प ऑफ फ्रूट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कोकोनट, उसका पेरिकार्प वुडी होता है, तो उसके ऊपर में भी क्या प्रेजेंट होती है? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसे समझो ये अरेंजमेंट है, देखो इस तरीके से ऐसे सेल्स का अरेंजमेंट है, बट लूजली है, बीच बीच में हल्की हल्की क्या हो जाएगी? ऐसी गैप रहेगी। क्लियर हो रहा है? तो इन गैप के थ्रू भी क्या हो सकता है? वाटर लॉस हो सकता है, उसको बोलेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। देखो कहाँ कहाँ पे होगा? बार्क ऑफ वुडी स्टेम, रूट्स ऑफ डाइकोटिलेडोन, रूट्स जो होती है डाइकोटिलेडोन उनके पास में, या फिर पेरिकार्प ऑफ वुडी फ्रूट्स। लीव्स के पास में होगा क्या? नहीं, लीव्स के पास में एब्सेंट। पर मेनली इसका जो ट्रांसपिरेशन रेट कितना रहेगा? 0.1 to 1%। बहुत स्लो ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? डन। नेक्स्ट आते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू मेनली
लीव्स या फिर स्टेम की बात करें, स्टेम के पास में भी जो ग्रीन स्टेम होती है उनके पास में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टोमेटा क्या है? पोर्स वाला स्ट्रक्चर है जो एक किडनी शेप जो है, जो किडनी शेप गार्ड सेल से प्रोटेक्ट होता है। क्लियर है? एपिडर्मिस पे होता है, मोस्टली एपिडर्मल सेल्स के पास में होता है। चलो देखो, तो इस ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि मतलब एपिडर्मिस पे कौन सी पोजीशन पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, उसके बेस पे उसको 3 टाइप पे डिवाइड किया है। पहला दिया है इपिस्टोमैटिक। इपिस्टोमैटिक मतलब ऊपर, अपर लेयर पे, मतलब हाइड्रोफाइट्स में होता है मोस्टली। मतलब ये जैसे मुझे ये लीव्स है, ये दिख रही है, लीव्स की अपर पोजीशन पे, अगर अपर पोजीशन पे अगर स्टोमेटा प्रेजेंट है उसको क्या बोलोगे? इपिस्टोमिक। और ये मोस्टली किसमें प्रेजेंट होता है? हाइड्रोफाइट्स, लाइक जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो वाटर में रहने वाले जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं उनमें, लाइक लोटस। नेक्स्ट आते हैं हाइपोस्टोमिक। हाइपो मतलब बहुत नीचे, हाइपो मतलब बहुत नीचे, और ये प्रेजेंट होते हैं ज़ेरोफाइट्स में जहाँ पे पानी कम होता है। हाइड्रोफाइट्स मतलब जिनके पास पानी बहुत ज्यादा है, ज़ेरोफाइट्स मतलब जिनके पास पानी बहुत कम है। लाइक हम अगर बात करें रेगिस्तान वाले केवल, ठीक है, तो ये हम बात कर सकते हैं नेरियम्स वगैरह ज़ेरोफाइट्स में। हाइपो में मतलब बहुत नीचे, ईपी मतलब ऊपर। अब नेक्स्ट क्या आता है? एम्फिस्टोमिक मतलब मिडल, बीच के ऊपर नहीं नीचे, मिडल में। हम इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मेसोफाइट्स, मेसोफिलिक सेल्स, ठीक है ना। मेसोफाइट्स लाइक ग्रासेस जिनके मिडल में प्रेजेंट होता है। क्लियर है? पर एपिडर्मिस में, हम एपिडर्मिस की बात करें, देखो अपर की स्किन है, या तो ऊपर प्रेजेंट है, मिडल में प्रेजेंट है, या सबसे नीचे प्रेजेंट है। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप्स में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन को डिफाइन किया गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा। बहुत बार पढ़े, बचपन से पढ़े। ठीक। सबसे आखिरी वाली लेयर एपिडर्मल सेल। इनके बीच में अगर हम बात करें, ये जो सेल्स है दिख रही है जिसका नाम है सब्सिडरी सेल्स, मतलब गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल के बीच वाली जो सेल है वो हमारी कौन सी है? सब्सिडरी सेल्स। अब उनके बीच में ये दिख रही है, ये किडनी शेप बीन लाइक वाला जो स्ट्रक्चर है, ये होती है गार्ड सेल। कौन सी सेल होती है? गार्ड सेल। यही गार्ड सेल्स के ऊपर में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या प्रेजेंट होते हैं? यही है क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी जो एक अंदर वाली इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर। क्लियर है? और ये जो मिडल, ये जो खाली जगह दिख रही है, यही क्या है? स्टोमेटल पोर्स, जो ओपन होगा या फिर गार्ड सेल के कारण। गार्ड सेल अगर फूल जाए, क्या हो जाएगा? स्टोमेटल क्लोज हो जाएगा, और श्रिंक हो जाए तो ओपन हो जाएगा। 2 ही ऑप्शन है ना। अगर वो फूल जा रहा है, टर्जर हो जा रहा है, टर्जिडिटी बढ़ जा रही है, मीन्स फूल जा रहा है तो पोर्स बंद हो जाएगा, और श्रिंक हो जाएगा तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते रहती है ड्यू टू गार्ड सेल के कारण में। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट और ये एपिडर्मल सेल, ये स्ट्रक्चर का है स्टोमेटा का। अब डिपेंड करता है इसका ओपनिंग और क्लोजिंग। देखो स्टोमेटल जो रेस्पिरेशन होता है 90 to 93% जो होता है मोस्टली स्टोमेटा के ही होता है। बाद में लेंटिकुलर और क्यूटिकल्स के कारण होता है। क्लियर है? पर ज्यादा से ज्यादा जो भी ट्रांसपिरेशन है वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा। क्लियर है? ये काय का स्ट्रक्चर है? स्टोमेटा। क्या क्या होता है प्रेजेंट? गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल्स और एपिडर्मल। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर में न्यूक्लियस और स्टोमेटल पोर, सॉरी गार्ड सेल के ऊपर में, गार्ड सेल के ऊपर में क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। इनर लेयर, आउटर लेयर, और मिडल में जो 2 गार्ड सेल्स के कारण में जो जगह, जो खाली जगह बनती है वो हमारी क्या है? स्टोमेटल पोर। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। हमने पहले ही बोला कि अगर
गार्ड सेल फ्लासिड हो जाए, गार्ड सेल फ्लासिड श्रिंक हो जाए तो बंद हो जाती है और श्रिंक हो जाए तो सब भी बताए थे। एंडोस्मोसिस होगा तो श्रिंक हो एंडोस्मोसिस कहना क्या चाहते हैं? हाँ हम समझ मैं नहीं पूछ पाए रही हूँ एंडोस्मोसिस मतलब एंडोस्मोसिस। वो पानी इनको मतलब आने देते हैं अंदर ऑस्मोसिस मतलब पानी आता है वो पानी से मतलब फूल जाता है वो बंद हो जाता है। आप कुछ ना कुछ उसको कुछ भी करो। एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस का मतलब एक्सो मतलब लॉस ऑफ एंड ऑफ गेन ऑफ सही है ना एक्चुअली सही है मैम सही है ना सही है बता जल्दी एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस वो होता है देखो सबसे पहली चीज सुनो एंडो और एक्सो एंडो जो बोला था वाटर अंदर आ रहा है गार्ड सेल क्या होगी फूल जाए इधर सुनो एक मिनट मैं ये कर जो जहाँ पे जो कंफ्यूज रखना मुझे ये दिख रहा है ये अगर स्वेल होगी तो सीधी सी बात है जो इनर वॉल है उसको क्या करेगी स्ट्रेच करे मतलब अपने तरफ स्ट्रेच करेगी तो स्ट्रेच करने के कारण में ये जो पोर है वो क्या हो जाएगा ओपन होगा क्या बोला समझे क्या ओपन हो गया गार्ड सेल जब एंडोस्मोसिस के कारण एंडोस्मोसिस होगा वाटर लेगा तो वो क्या हो जाएगा Swell. टर्जिड हो जाएगा ठीक है टर्जिड होगा तो इसकी जो इनर वाली जो वॉल है वो क्या होगी स्ट्रेच होगी जिसके वजह से क्योंकि ये कैसी है इस तरीके से है ना तो ये इस तरीके से ऐसे सोलन अप होगी तो ये जब सोलन अप होगी तो ये अपने तरफ में इस तरीके से स्ट्रेच करेगी तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा स्टोमेटा ओपन होगा और जब एक्सोस्मोसिस होगा तो ये सेल क्या हो जाएगी इस तरीके से फ्लासिड होगी तो ये जो स्ट्रेचन अप थी वो क्या हो जाएगी लूज हो जाएगी जिसके वजह से क्या हो जाएगा स्टोमेटा लूज हो जाएगा क्लियर है अब यहाँ ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड कर रहा है एंडो और एक्सोस्मोसिस पे वाटर इनटेक पे ही डिपेंड कर रहा है अब सिंपल उसमें भी दो अगर स्टार्च उसके पास में प्रेजेंट है स्टार्च का कन्वर्जन किसमें शुगर में होगा ठीक है अगर स्टार्च है तो स्टार्च क्या करेगा सब्सिडरी सेल्स पता है सेकंड लेयर ये जो सेकंड लेयर है ये क्या है सब्सिडरी इसके पास में होता है K प्लस आयन क्या होता है के प्लस K प्लस आयन इसके पास में स्टोर होता है ऊपर ऊपर बेस के बाद मैं ये बता रही हूँ वहां मैंने लिखा ही नहीं है सब्सिडरी कहीं पे भी नहीं के प्लस लिखा है ना तो K प्लस लिखा है ना मैम ये आपके अंदर अरे जाने दो ना पहले देखो इधर ये देखो ये जो सब ठीक है आपके अंदर है नहीं तो तू अच्छा है ना नाक के अंदर है। आज का पूरा जो सब्सिडरी सेल है उसके पास में K प्लस आयन अब हमेशा याद रखना K प्लस का जो मोमेंट है हमेशा Cl पे डिपेंड रहता है किस पे Cl Cl आयन पे अपटेक पे K प्लस जा रहा तो Cl आएगा ऐसा अपटेक मूवमेंट इनका कंटिन्यूस चलते रहता बैलेंस होना चाहिए क्लियर हो रहा है तो K प्लस आयन है सब्सिडरी सेल के पास में अब होता क्या है जो
स्टार्च है फॉस्फोराइलेज के कारण में कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड जिसमें फॉस्फोराइलेज के कारण प्रोसेस है, फॉस्फोराइलेशन के कारण में मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अब ये जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड क्या करता है, कन्वर्ट होता है मैलेट, डिसोसिएट होता है मैलेट प्लस H+। अब ये जो H प्लस आयन है माइग्रेट होता है किसके पास में, यहाँ पे गार्ड सेल की बात करें, ठीक है, मैलेट जाता है सब्सिडरी सेल्स के पास में, H प्लस के पास, H प्लस यहाँ गया तो भाई बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से K प्लस इधर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो ये K प्लस से मैलेट इन दोनों साथ में फॉर्म कर, इनके कारण में क्या बढ़ जाती है, पोटेशियम मैलेट का फॉर्म होता है। क्या होता है फॉर्म? पोटेशियम मैलेट। अब ये पोटेशियम मैलेट के कारण में क्या हो जाती है, ऑस्मोलरिटी डेवलप हो जाती है और वो एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर है? सेम ये किस कब का टाइम है, ये डे टाइम, ये डे टाइम में हो रहा है। पर भाई अगर नाइट टाइम में बात करें, जो K प्लस और Cl आयन है इनको प्रिवेंट करता है एब्सिसिक एसिड। क्या करता है K प्लस, मुझे एक बात बताओ, K प्लस और Cl आयन को इसने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो मुझे एक सीधी सी एक बात है, पोटेशियम मैलेट फॉर्म होगा क्या? नहीं। पोटेशियम मैलेट अगर फॉर्म नहीं हो रहा है तो एंडोस्मोसिस होगा क्या? अगर एंडोस्मोसिस नहीं हो रहा है तो उल्टा क्या होगा, एक्सोस्मोसिस। अगर एक्सोस्मोसिस हो रही है तो सेल कैसी हो जाएगी, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी, और फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? दो के कंडीशन, स्टार्च था, स्टार्च में क्या हुआ, फॉस्फोराइलेज हुआ, फॉस्फोराइलेज के कारण में कन्वर्जन काय में हुआ, स्टार्च का मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड क्या होता है, डिसोसिएट होता है मैलेट प्लस प्रोटॉन में, H प्लस में। अब ये H प्लस क्या करता है, मूवमेंट करता है कहां से, गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल के पास में। अब H प्लस गया, मतलब प्लस आयन गया तो कुछ प्लस आयन आना भी तो चाहिए, तो कौन सा आयन आता है, K प्लस। K प्लस मैलेट के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, पोटेशियम मैलेट बनाता है। अब ये पोटेशियम मैलेट क्या करता है, ऑस्मोलरिटी को बढ़ाता है, ऑस्मोलरिटी के कारण में एंडोऑस्मोसिस होती है, एंडोऑस्मोसिस के कारण में जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, और टर्जिड होने के कारण में स्टोमेटा क्या हो जाएगा, वॉल स्ट्रेटन अप होगी, स्ट्रेच करेगा इनर वॉल को, स्ट्रेच करने के कारण में स्टोमेटा डे टाइम में ओपन हो जाएगा। अब नाइट टाइम में सिर्फ एक ही प्रोसेस होती है, जो K प्लस और Cl जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, प्रिवेंट कर देता है, कौन, एब्सिसिक एसिड। अब पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, एक्सो ऑस्मोसिस, पानी बाहर जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, सेल फ्लैसिड होगी और स्टोमेटा क्लोज। क्लियर है? डन। यही है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब एक टॉपिक ये है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस क्या होंगे, जो भी एक्सेस वाटर प्लांट में है वो रिमूव हो जाएगा, ऑस्मोरेगुलरिटी बनेगी, पैसिव एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और एसेंट सैप होगा, ट्रांसपिरेशन के कारण में एसेंट ऑफ सैप। क्या होता है एसेंट ऑफ सैप? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, इसी को तो बोलते हो ना। एसेंट ऑफ सैप हो रहा है मतलब ट्रांसपिरेशन के कारण ही, ट्रांसपिरेशन हो रहा है मतलब एसेंट ऑफ सैप हो रहा है, ठीक है। और टर्जर प्रेशर मेंटेन करेगा स्टोमेटा के कारण, और क्या होगा ट्रांसपिरेशन का सिग्निफिकेंस ना, और क्या होता है ट्रांसपिरेशन के कारण में गैसेस का एक्सचेंज भी तो होगा, 99% वेपर्स में, और रेस्पिरेशन स्टोमेटा के थ्रू, और ट्रांसपिरेशन एक चीज करती है, कूलिंग। जैसे हमारे बॉडी में स्वेटिंग होता है कूलिंग करने के लिए, ऑस्मोरेगुलेट टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, तो प्लांट में भी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए ट्रांसपिरेशन।
ट्रांसपिरेशन। एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, इंजर हो जाएगी सेल्स वगैरह, ज्यादा वाटर लॉस हो गया, जैसे हमारी बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस हो गया तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। स्किन में भी क्या होगा, डिहाइड्रेशन, लीफ वगैरह क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी, सेल्स वगैरह इंजर्ड हो जाएगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लियर है, डन। यहीं पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।